ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और बजट अड्डा जारी है देश के दिल से, और हमारे साथ तमाम जाने माने चेहरे, देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और देश की जनता हमारे साथ मौजूद है। और बजट अड्डा में हम बात कर रहे हैं आपकी, आप लोगों की, जो इस वक्त टीवी के उस पार बैठकर हमें देख रहे हैं, और उन लोगों की जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से अब जरा इन लोगों को शामिल करते हैं और इनके सवाल लेते हैं कि आखिर ये क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट से उनका जवाब लेते हैं। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, माइक दीजिए जरा इनको प्लीज। सर बोलिए। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज फॉर संबित सर एंड मोहन गुरु सर। जी सर, एक आम आदमी को जीने के लिए आज की जिंदगी में 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, एक बच्चों का एजुकेशन, दूसरा खुद की हेल्थ एंड फैमिली की हेल्थ, और तीसरा मैरिज। इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या इस बार ये गवर्नमेंट अपने बजट में इन 3 चीज़ों को शामिल कर रही है? कोई एक सरकार है जो ये काम ऑलरेडी कर रही है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कुछ रिफॉर्म्स लाने की तैयारी में है? कौन सी सरकार कर रही है? दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार कर रही है, मुझे मालूम था। ठीक है, जवाब जवाब जवाब। बिना राजनीति में जाए हुए आपने सही कहा कि ये, मैं तो खास करके मानता हूं कि मेडिसिन और हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए आप देखिएगा कि केंद्र सरकार ने जो एसेंशियल ड्रग्स थे उसमें भारी कटौती की है, रेट में, पूर्व बजट में भी किया है। और आप यह भी देखिएगा कि जगह जगह अन्य राज्यों में एम्स खोलने का जो एक तांता था उसमें भी बढ़ोतरी आई है। अपने मैनिफेस्टो में यूपी में भी हमने किस प्रकार से 25 मेडिकल कॉलेज की बात की है, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात भी की है, और अपग्रेड हुआ भी है, यह भी हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से हेल्थ तो एक मेन फोकल पॉइंट रहेगा ही। दूसरा विषय, इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए कहा है। यह सरकार शिक्षा के लिए हमेशा से कमिटेड रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड रही है, और इन दोनों पर्यायों में लगातार काम कर रही है। जहां तक शादी का सवाल है, नो डाउट शादी एक महत्वपूर्ण काम है, मगर बंधु मुझे लगता है कुछ काम तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छा जवाब। चलिए, आप में से कौन और कौन क्या पूछना चाहता है? जल्दी माइक दीजिए प्लीज। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि एटीसी की जो लिमिट है 1.5 लाख तक है, तो अगर उसकी बढ़ा दी जाए तो उससे तो फायदा भी हमें मिलेगा सर। एटीसी की लिमिट बढ़ जाए। चलिए, ये सवाल लेंगे, एक सवाल और लेते हैं पहले। आप प्लीज पूछिए। मैं ये चाहूँगा कि इतनी जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन से आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ा, गरीब और गरीब हो गया, रोटी तक को मोहताज हो गया, क्यों ना जो स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है नेताओं का, वरिष्ठ अधिकारियों का, वो पैसा इंडिया में ला करके सोसाइटी को उधार किया जाए। ये बार बार नए नए फंड टैक्सेस लगा करके आम आदमी को 15 लाख मिलने वाले आपको। चलिए जवाब, संबित जवाब। फिर मैं पहले स्विस बैंक वाला, टैक्स वाला मैं इनसे लूंगा। हाँ, आपने ब्रॉडली काले धन के ऊपर एक सवाल पूछा है। हाँ। देखिए, काले धन को लेकर इस सरकार की जो कमिटमेंट है, मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। 2.5 वर्षों से, अलवी साहब मानेंगे मेरी बात से, 2.5 वर्षों से यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि एक एसआईटी बनाइए कि काला धन कितना बाहर में है वो कैसे आएगा, मगर 2.5 वर्षों तक वो टालते रहे और एक रिव्यू पिटीशन तक फाइल करने को तैयार हो गए थे कि एसआईटी नहीं बनाएंगे। 2.5 दिनों में इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक एसआईटी का गठन किया। आईडीएस स्कीम के विषय में इन्होंने खुद बताया अभी कि किस प्रकार 2 स्कीम 1 और 2 भी हुआ। बेनामी प्रॉपर्टी, आप देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी कानून ऐसा था कि 27 वर्षों पहले 1984 में आप देखिए यह कानून बना था, मगर इसके प्रावधान, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने थे, केवल एक एम्प्टी लॉ बना हुआ था। अब जाके इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से, चाहे साइप्रस हो चाहे मॉरिशस हो, आपने विदेश की बात की, वहां से जो ट्रीटी 1996 से अभी तक अमेंड नहीं हो पा रहा था, वो सारा अमेंड हुआ। आईडीएस स्कीम के अंतर्गत 67,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार के पास आया। देखिए, करोड़ों खरबों रुपए का गबन हो रहा था। 4 दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगा। आप मैच्योर्ड हैं, आप समझते हैं, आप ही के आशीर्वाद से सरकार बनी है। सरकार दिन प्रतिदिन काम कर रही है, आप साथ दीजिए, देखिए सारा पैसा आएगा। एक छोटा सा जवाब एटीसी से मैं ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। एटीसी में लोग बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं, देखिए, मैंने एक शुरू में कहा कि पहले ये जो 5 लाख और 10 लाख की हम बातें कर रहे हैं टैक्स स्लैब की, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब सरकार से उम्मीदें की जाएं कि स्लैब भी बढ़ा दिया जाए, एटीसी की एग्जेम्पशन भी बढ़ा दी जाए, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की भी छूट बढ़ा दी जाए, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सरकार के पास क्या अगर ऐसे करेंगे तो फिर मिक्स एंड मैच होगा। 50,000 आपको मिलेंगे 2.5 लाख से 3 लाख में, 1.5 लाख से 2 लाख हो जाएगा, और हाउसिंग लोन का 2 से 2.5 लाख हो जाएगा। ये उम्मीद करना कि सारे सुधार हो जाएं, क्योंकि देखिए, देश एक बहुत बड़ा है। सरकार को इस देश को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे 2 ही टैक्स में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से। इनकम टैक्स लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को देता है, और 4 करोड़ टैक्स पेयर इसको देते हैं।
एक टैक्स पेयर को 10,000 रुपये की छूट देने का मतलब होता है लगभग 40,000 करोड़ रुपए सरकार का रेवेन्यू जाता है। उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से सरकार को करनी पड़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब सब बातों की उम्मीदें नहीं की जा सकती। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे तो मैं जरूर कहूंगा कि शायद कोई छूट आएगी, क्योंकि सरकार का एक सपना है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि वो 2 लाख से 3 लाख की हो सकती है, लेकिन एटीसी में मैं नहीं उम्मीद करता कि इस बजट में सरकार। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। राशिद अलवी साहब जल्दी से, फिर मैं भट्टाचार्य साहब आपके पास। इनकम टैक्स लिमिट ये बढ़ाने वाले नहीं हैं, मुश्किल से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं सर? भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कल भी आ रहा हूँ ना मैं आपके पास। बिल्कुल 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जितना रेवेन्यू आज देश के पास है, इतना रेवेन्यू पिछले 70 साल में देश के पास नहीं रहा है। इसके बावजूद कमाल हो गया। इसके आज बावजूद पहली बार इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोदी जी के कमाल को। देखिए इसके बावजूद ये नहीं करेंगे। और ये ताली बजाने की बात नहीं है। रेवेन्यू आया कहाँ से है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम होता चला गया और आपके कांधों पे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती चली गई। वो पैसा वहां से आया। मैं बताता हूँ और कैसे आया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ठीक है। भट्टाचार्य साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। पेट्रोल डीजल से आया। ठीक है, इसमें एक एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। भट्टाचार्य साहब, एक जो 5 लाख का जो सवाल उठ रहा था कि एग्जेम्पशन 5 लाख की जाए, मेरा मानना है एक अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से जो इस सरकार ने जो अभी तक जो ब्लैक मनी के ऊपर अटैक जैसे भी किया हो, अगर मान लें आप डिमोनेटाइजेशन वाज आल्सो एन अटैक ऑन ब्लैक मनी, एज्यूम दैट, देन आई वुड से रेजिंग द एग्जेम्पशन लिमिट from 2.5 lakh to 5 lakh will be disastrous for the simple reason, for 2 reasons. एक तो पहली बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो होगा जो उच्च आय वर्ग के लोग जो हैं उनको ज़्यादा लाभ होगा। मान लीजिए जो 5 लाख के ऊपर चले गए, जो आदमी 10 लाख के ऊपर ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, उसके लिए तो आधा इनकम ही फ्री हो गया उनका। So their tax burden will come down proportionately at a faster rate than the man who is actually on the street. Okay. So मेरे ख्याल से ये it will be an anti-progressive taxation law. On the contrary, okay, what the government should do is keep the tax slab same and maybe tinker with the rates, जिससे कि वही आदमी का ही भला हो। चलिए, मतलब आपके स्लैब से होना चाहिए, रेट्स कम होने चाहिए, आदमी को भला हो जाए। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। आपने उच्च आय वर्ग की बात की, मैं निम्न आय वर्ग से जुड़ा एक सवाल लूंगा, लेकिन वेद जैन साहब आप पहले अपनी बात। अभी जो डिबेट हो रही थी तो राजनीतिक पार्टी की थी कि भाई टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव करी। एक ने कहा कि हमें क्रेडिट है, एक ने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। मैं सिर्फ बात को कुछ फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए और सब लोगों को बताने के लिए कि इनकम टैक्स की कलेक्शन कैसे इंप्रूव की है। 2003-04 के वर्ष में टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन ऑल इंडिया की 66,000 करोड़ रुपए होती थी और 2015-16 की कलेक्शन सरकार की 8.5 लाख करोड़ की है। लगभग 12 वर्षों में 12 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ है इनकम टैक्स की। ये 12 वर्षों की ये ग्रोथ हुई है देश की तरक्की से, देश के वो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। और इसके लिए मैं फ्यूचर इंडिया का कितना ऑप्टिमिस्टिक है इसका आप ध्यान लगा सकते हैं। जब 2003-04 से 2015-16 में 66,000 करोड़ से 8.5 लाख करोड़ हो सकते हैं, 12 गुना होते हैं। अगले 12 वर्ष बाद 2028 में ये पैसे कितने होंगे आप अंदाजा लगाइए। ये एक करोड़ लाख करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, गुरुस्वामी साहब एक चीज 30 सेकंड का रिएक्शन। 3 सेकंड में नहीं होगा भैया, चलिए 40 सेकंड बोलिए। इसमें क्रेडिट हमें जाता है भाई, ये भी तो बोल दीजिए। एक चीज इसमें क्रेडिट हमें जाता सर, 12 साल में आप इंक्लूड है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक चीज़ है जो मिस कर रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट कि एक आंकड़ा होता है कि टैक्स जीडीपी रेशो कहते हैं। टैक्स जीडीपी रेशो जितना बढ़ता है तो उतना पैसा सरकार के हाथ में आता है खर्चा करने के लिए। हमारी टैक्स जीडीपी रेशो जो है पिछले 15 साल से 13-14% के बीच में बैठा हुआ है और कम होते जा रहा है अभी। हमारी सेविंग्स रेट जो है, जो एक ज़माने में 35% था, अब 19% आ गया है, 29%, और घटते जा रहा है। और ये लोग टैक्स छूट के बारे में बात करते रहेंगे और टैक्स छूट देते रहेंगे क्योंकि लॉबीज पावरफुल है। जो इनकम फोरगोन है जो इंडस्ट्री को दे दिया पिछले साल 7.6 लाख करोड़ दे दिया इंडस्ट्री को छूट। आम आदमी के लिए कुछ पैसा नहीं है खर्चा। वो हमारे दोस्त पूछ रहे थे एजुकेशन के बारे में, उसके लिए पैसा नहीं है, हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, जो भी है पैसा नहीं है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री को जो जा रहा है छूट और दूसरों को जा रहा है, जो बड़े लोगों को छूट जा रहा है, वो तो
लगातार मैं जा इसी रहा से है। जुड़ा एक सवाल और ले लेता हूं संबित, फिर आपके पास आता हूं। राजीव रंजन, पिछली सरकार में, पिछले बजट में सरकार ने यह कहा था कि हम किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी कर देंगे। अभी बात हो रही थी टैक्स की, हम उस वर्ग की बात करते हैं जो शायद टैक्स चुकाने का क्या रिटर्न भी ना भरता हो या टैक्स चुकाने के लायक भी हो, क्योंकि उसकी आमदनी उतनी नहीं है, और रूरल इकोनॉमी फोकस्ड बजट था। तो क्या इस बार भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी जी के भाषणों में गरीबों की, किसानों की बहुत बातें देखने को मिलती हैं, तो उसकी छाप, और डीमोनेटाइजेशन के बाद उनको शायद ज्यादा दिक्कत भी हुई है, उसकी छाप क्या इस बजट पे भी दिखेगी? नहीं, दिखना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से किसानों ने आत्महत्याएं की है और कॉरपोरेट परस्त सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिखती रही है, तो ये एक मौका है कि देश की एक बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए वैसी घोषणाओं का ऐलान किया जाए जिससे उनकी माली हालत सुधर सके। अगर उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात है तो अभी तक तो एमएसपी को लेकर के ही सरकार का जो रुख है वो बहुत ही लचर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की उम्मीदें क्या हैं, लेकिन क्या एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जब भी हम करते हैं तो राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से जो आप सहायता पहुंचाते हैं और राज्यांश आप हर बार बढ़ाते जा रहे हैं राज्यों का, तो निश्चित तौर पर वो एक विचार का विषय है। और आज एक नई बात जो आर्थिक सर्वेक्षण में आ रही है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के, और ये कहीं ना कहीं जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ साथ इसको अगर लाए जाते हैं तो इसमें भी स्टेट का जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन होगा उसकी चर्चा भी है। तो ऐसे फैसलों को बार बार थोपने के बजाय इस पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस की जरूरत थोप रहे हैं है। और फैसले इसके आप, पहले संबित अगर ऐसे पात्रा, मामले अगर आप ला देंगे फैसले थोप रहे हैं, तो निश्चित बहस तौर नहीं पर कर रहे, दिक्कत लेकिन सर बहस कैसे होगी? संसद तो चलती नहीं। संसद के साथ कई फोरम है जिस पर आप बात कर सकते हैं, और संसद में टकराव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी रही है। चिर परिचित जो प्रतिपक्ष की मुद्रा थी वो कहीं भी समन्वय स्थापित करने के तौर तरीकों में विश्वास नहीं कर रहे थे, और इसीलिए और यही बात ये कहते हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। संबित जवाब दीजिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी। ये बार बार इन्होंने साबित किया कि वैसे मुद्दे उछाले गए जिनसे संसद में सहज वातावरण नहीं रह सके। देखिए, जहाँ तक एक विपक्षी मुद्रा की बात कह रहे हैं, टकराव की मुद्रा की बात राजीव भाई कह रहे हैं कि हम भी वैसे थे, तो ये भूल जा रहे हैं कि हमारे साथ कंधे पे कंधे मिला के ये भी खड़े थे। 17 वर्ष तक ये हमारे साथ थे। कई सवालों पर हमारी असहमति भी थी, उस दौर में भी आपके साथ हमारी असहमति थी। हमारा वैवाहिक जीवन 17 वर्षों का रहा है, डाइवोर्स तो 2013 में हुआ है। कुछ तो कारण रहे होंगे, साथ में रहे हैं हम लोगों का डाइवोर्स हुआ होगा, साथ में रहे हैं, और वो साहब बेवफाई करोगे तो डाइवोर्स होगा। दूरियां बढ़ती गई और फाइनली डाइवोर्स हो गया। संसद में भी बोलने नहीं देते हैं, यहाँ पर भी बोलने नहीं दे रहे हैं। सर, वैसे सबसे बड़ा डाइवोर्स तो कांग्रेस का जनता से हुआ है, तो आपने जो बेवफाई जनता के साथ की है ना, उसके बदले जो डाइवोर्स मिला है वो जीवन भर आप नहीं भूल सकते। खैर, बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। यूपी का चुनाव बता देगा। सर पंजाब भी है सर। मैं यूपी के चुनाव बतला देगा। मैं एक सवाल ही पूछ लेता हूँ। आप पूछिए। 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा किसने दिया? 15 दिन पहले राहुल गांधी जी चिल्ला कर 27 साल यूपी बेहाल, साइकिल कैसी है? साइकिल पंचर है। और उसके 5 दिन बाद जाके साइकिल के कैरियर पे बैठ गए हैं। आप ये बताइए 27। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी कांग्रेस ने यूपी में एक टेंडर जारी किया। न्यूज़ के माध्यम से देखा मैंने। टेंडर पता है क्या है? वो टेंडर है कि एक पेंटिंग कंपनी को बुला के कहा है जहां जहां दीवार में 27 साल यूपी बेहाल लिखा था उसको पेंट कर दो, उसको जल्दी छुपा दो। तो आप लोग बताइए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उल्टा छोड़ दीजिए। वो साइकिल में बैठी है अभी। इसका जवाब तो ले लेते। नहीं, बजट पे आते हैं। देखिए, ये सब मतलब बीच में कुछ बोल दोगे और फिर बजट पे आ जाओगे। ठीक है, जवाब लेते हैं। सब जवाब लेते हैं। अच्छा, सर 20 सेकंड में जवाब। टेंडर पे 20 सेकंड नहीं, जो आपने पेंटिंग का सवाल किया उस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा जब इन्होंने देश को तबाह करने का तय कर लिया और हमें लगा कि देश बर्बाद होने वाला है, तो हमने सेकुलर फोर्सेस के साथ बिहार के अंदर भी किया, यूपी के अंदर भी किया, और जो नतीजा बिहार में निकला उससे ज्यादा भयानक नतीजा बीजेपी के लिए यूपी में निकला। मैं भी बता देता हूं। ठीक है, कमाल की चीज है ये। एक सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द है, धर्मनिरपेक्षता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि डिक्शनरी में ये नहीं होता तो इनका क्या होता। 15 दिन पहले कोई खतरा नहीं था सेकुलरिज्म पे, बिल्कुल ठीक चल रहा था, देश पावा था, 27 साल यूपी बेहाल था। ठीक 5 दिन पहले इतना बड़ा खतरा आ गया सेकुलरिज्म के ऊपर, और इतना बड़ा खतरा आ गया धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कि अब पेंट करा रहे हैं 27 साल। नहीं, खतरा हो गया, अब देश को बचाना है। बजट पे छोड़िए, देखिए, साहब ने कहा सड़कों के बारे में। मैं आपको बताता हूं, आप अभी गूगल करिए जनता और निकालिए
कि जब यूपीए की सरकार थी, राजीव भाई हमारे साथ थे, तो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए की सरकार से कहा था एक एफिडेविट भर्ती करिए कि कितनी सड़क बनी। आपको जान के आश्चर्य होगा रशीद साहब, आप बताइए सच बोल रहा हूं कि नहीं, कांग्रेस ने एक एफिडेविट भरा था उस समय कि हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद 70% सड़कें जो बनी वो एनडीए के समय बनी। ये आपने एफिडेविट दिया, आप खुद अभी गूगल करके देख लीजिए। दूसरी बात, पहले आपके समय जब यूपीए की सरकार थी, प्रतिदिन जो सड़क बनती थी वो 3 से 4 किलोमीटर बनती थी, अब वो जाके 18 किलोमीटर पे पहुंच गई है। तो हम सड़क नहीं बना रहे हैं। और मैं चैलेंज दे के कहता हूं, सड़क बनाने में जितनी माहिर एनडीए की सरकार रही थी, आप देखिएगा 2019 में हम जब रिपोर्ट कार्ड देंगे, ऐसी सड़कें कभी नहीं बनी होंगी। 40 हमारी सरकार आने दावा कर रहे थे, एक मिनट, जब ऑडिट हुआ तो 15 निकला। एक मिनट, हमारी सरकार आने दीजिए, 2019 में सड़कें बनाने का काम आप ही को दे देंगे। चलिए ठीक है, ये एक नया पैक्ट हो गया आपके साथ कांग्रेस का। पहली बार देखा कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ पैक्ट किया, अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। सारा सरकार का काम ही हम करेंगे, चिंता मत करिए 2019 मेरे पास समय कम है, राहुल जी को ठीक करिए। मेरे पास समय कम है और हम लास्ट फेज में अपने डिबेट के एक फाइनल कमेंट में भट्टाचार्य आपसे शुरू करूंगा। सर, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड। बजट वाकई अच्छे दिनों का बजट होगा क्योंकि आधा कार्यकालीन सरकार पूरा कर चुकी है, या सरकार पसोपेश में रहेगी और बजट में भी वो पसोपेश दिखेगी? बजट मेरे ख्याल से एक मरहम लगाने वाला बजट होगा, क्योंकि बजट रिकग्नाइज करेगा। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें, आज इकोनॉमिक सर्वे ने रिकग्नाइज किया है जो डिमोनेटाइजेशन से जो इम्पैक्ट हुआ है, उसके जो काफ़ी जो मतलब जिसे कहते हैं जो इंजरीज जो हैं, उसको संभालने के लिए बजट मेरे ख्याल से टैक्स रिफॉर्म में जरा जोश डालेगा, थोड़े बहुत रिमोनेटाइजेशन में जोर डालेगा, रियल एस्टेट रिफॉर्म्स करेगा। अगर ज़्यादा एम्बिशियस हो, इलेक्टोरल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में रिफॉर्म करेगा मेरे ख्याल से, और टैक्स रैशनलाइजेशन में फोकस रहेगा, और वो मरहम लगाने वाला बजट होगा। मरहम वाला बजट होगा। गुरुस्वामी साहब, आप भी यही मानते हैं? मैं यही मानता हूं। चलिए, फाइनल कमेंट आपका यही है? ठीक है, विजयन साहब। देखिए, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो भी डिबेट हुई कि आम आदमी, जल्दी हाँ, पैसे आम आदमी को ज़्यादा देने के लिए, और कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसे खर्चे जाते हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, आपने जो कहा कि अगर गरीबों को हेल्थ की, एजुकेशन के लिए अगर वो करना है, पैसा मुहैया कराना है, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ज़रूरी है। मैंने एक डाटा दिया कि 66,000 करोड़ से लेके 8.5 लाख करोड़ पहुंच गया। ये ग्रोथ कहाँ से आई? अगर 8 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार के एक्स्ट्रा नहीं आते तो ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो खर्चा हुआ कहाँ से होता? तो बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है रहेगा, और ग्रोथ ओरिएंटेड होने के लिए ही सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, और सरकार आम आदमी के लिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे पैसा ज्यादा खर्च कर। मैं समित आपसे लेता हूं, पहले मैं राशिद अलवी साहब से लेना चाहता हूं। राशिद अलवी साहब, मैं 2 बातें, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं सर, 20 सेकंड। 2 बातें कहूंगा। टैक्स के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, 5.25 करोड़ लोग सिर्फ देश में इनकम टैक्स देते हैं, जिनमें 2.25 करोड़ ने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो 0 किए हैं। 50 लाख आदमी है जो 10 लाख से ज्यादा जमा करता है। ये है देश की स्थिति, और बजट की हालत ये है। कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं। 1-2 जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी। चलिए, 1-2 जख्म नहीं, और आप कह रहे हैं छलनी, वो कह रहे हैं मरहम वाला बजट। तो क्या ये 1-2 जख्म नहीं जिसमें है सारा, क्या ये मरहम काम करेगा इन जख्मों पर? राजू रंजन 20 सेकंड। राजू रंजन 20 सेकंड। बेचारा परेशान है, कहां से उठे? चलिए, 20 सेकंड। 1-2 जख्म नहीं है बजट से हम लोगों को 2.5 साल में छलनी किया हमने। चलिए, 20 सेकंड। राजू रंजन 20 सेकंड। राजू रंजन समझ में आ रहा। राजू रंजन 20 सेकंड। हाँ, देखिए, इस बजट से हम लोग ये जरूर उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी बार बार जब राज्यों के विकास की बात करते हैं, इस बजट में राज्यों के लिए भी कुछ स्पष्ट ऐलान दिखे। ठीक है, मैं संबित अब फाइनल कमेंट आपसे। सर, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक मिनट। देखिए, काले धन की बहुत सारी बातें की और बहुत डिबेट हुई, पिछले साल भी चला, अरबी चला। एक छोटा सा सुधार कर दें तो जितनी राजनीतिक पार्टियां, इनका भी कल्याण हो जाएगा और देश की जनता का भी हो जाएगा। एक इनकम टैक्स में प्रोविजन है, सेक्शन 13 कहते हैं हम जिसको, 13A, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से कम मिलने के पास कोई सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। एक 3 वर्ड हटाने हैं सेक्शन 13A में, किसी की छूट नहीं चाहिए। वित्त मंत्री कल पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह दें
कि नॉट एक्सीडेड। सर, ऐसे तो संसद चलती नहीं है, वैसे संसद चल पाएगी सारा क्या? पैसे का जो टैक्स है काला धन का वो समस्या चलिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, कांग्रेस तैयार है, लेकिन हम तैयार। संबित एक तरफ जख्म बहुत है शरीर पर और एक तरफ मरहम लगाए जाएंगे, आप क्या करने वाले देखिए, बता दीजिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जख्म बहुत है शरीर पर, और जख्म देने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, धन्यवाद कि मरहम हम देंगे, ये सब लोग मान रहे हैं। दूसरी बात देखिए, यूं तो हम जानते नहीं है वो बजट के पिटारे के अंदर क्या है, मगर एक बात मैं ऐलान कर दूं, ये सीक्रेट यहां खोल दूं, बिल्कुल तुरंत, ये प्रो पुअर बजट होगा, गरीबों का। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहां पर जी बिजनेस पर एक बड़ी हेडलाइन, संबित पात्रा ऐलान करते हुए कि प्रो पुअर बजट होगा, और ये जी बिजनेस लगातार आपको कह रहा था कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए और गांवों के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ होगा। फिलहाल आज इस हमारे बजट अड्डा में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपके लिए तालियां भी। बहुत अच्छा आपने अपना पार्टिसिपेशन किया।